14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको आज़ादी मुबारक। अगर पाकिस्तान ना बनता तो मुसलमानों का बुरा हाल होना था। पाकिस्तान बन गया है, लोगों ने तरक्की की है, मिलें लगाई हैं, बिज़नेस बढ़ा है, उन लोगों का कारोबार बढ़े हैं और खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में। 1947 को आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र थी उस वक्त 5.5 साल। 5.5 साल के बच्चे ने क्या देखा? खाने पीने का वही थे, कोई रोज़गार नहीं था, कुछ नहीं था, पानी भी नहीं था, एक नलका लगा हुआ था, उसमें हम पानी भरते थे लाइन में लग के। तो बड़ी हार्ड लाइफ देखी है उस वक्त। आप घर वालों के साथ वहाँ पर नहीं गए थे? वो तो नानके में था ना, मैं अपने नाना खाला के साथ। आप उनके साथ यहाँ पाकिस्तान में आ गए, कराची में आ गए, तो फिर उसके बाद मतलब पता नहीं था कि मेरे माँ बाप कहाँ पर हैं। लाहौर से वारबटन 45 मील जो है मैंने साइकिल पे सफ़र किया। हम पैदल जा रहे थे और आखिर हमें एक गधा गाड़ी पे बैठना पड़ा। तो कायदे-ए-आज़म की वो डेड बॉडी को लेके जा रहे थे। उस वक्त भूख हालत था। कायदे-ए-आज़म का भी कहते हैं कि उनको वो फैसिलिटी नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। फिर ये था कि जब उनको ला रहे थे उनको एम्बुलेंस ख़राब दे दी जो कि पहुंच ही नहीं सकती थी। वो ख़राब एम्बुलेंस हो गई, 2 घंटे एम्बुलेंस में पड़े रहे, दूसरी एम्बुलेंस नहीं उनको लेने के लिए। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो पाकिस्तान से 6 साल बड़े हैं, शमीम अहमद साहब। शमीम अहमद साहब जो है इस वक्त लाहौर में रहते हैं और इन्होंने पाकिस्तान को पैदा होते देखा, बढ़ते देखा, फूलते देखा। आज 2026 में वो पाकिस्तान को किस तरह से देखते हैं जानते हैं शमीम अहमद साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। आप सर पाकिस्तान से आप 6 साल बड़े हैं और एक्टिव आप माशाल्लाह से जो है वो इस तरह से जैसे आप 30-35 साल के लड़के हैं। ये अल्लाह की करम नवाज़ी है जी। हम आपके घर आए, 5 मंजिला ये आपका घर है और आपकी ये छत पर आए, हम थक रहे थे और आप कह रहे थे यार बस ये थोड़ा सा ऊपर जाना है। जी हाँ। अच्छा, पाकिस्तान को जब आप 1947 को आप इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे तब आपने क्या देखा? क्या आप समझते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत थी? हाँ, पाकिस्तान की बिल्कुल अशद ज़रूरत थी और उसमें यह था कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो मुसलमानों का बुरा हाल होना था। पाकिस्तान बन गया है, लोगों ने तरक्की की है, मिलें लगाई हैं, बिज़नेस बढ़ा है, उन लोगों का कारोबार बढ़े हैं और खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में। तब 1947 को आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र थी उस वक्त 5.5 साल। 5.5 साल के बच्चे ने क्या देखा? दिल्ली में मेरी पैदाइश हुई है और उसके बाद ये था कि वालिद साहब ने ग्रेजुएशन की और उनको चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही थी। कहाँ नहीं मिल रही थी? इंडिया में नहीं मिल रही? इंडिया में कह रहे मैंने बहुत कोशिश की कि पी इनकी नौकरी मिल जाए लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। कह रहे बचपन से बेटा मैं नमाज़ पढ़ता था तो अल्लाह ताला ने मुझे अफसर बनाना था। ज़िलेदारी का इम्तिहान मैंने दिया, पास हो गया और वो ज़िलेदार लगे। तो दिल्ली के करीब था, कोई 25-30 मील एक बेरी एक गाँव था, वहाँ पर अब्बा जी की पोस्टिंग हुई। वो रहायश थी, लाले का मकान था, 9 रुपये किराया था उसका। किराए का मकान? किराए का मकान था, 9 रुपये किराए का मकान था और बड़ा गेट था। वो हाथी रखते थे, शादी ब्याह पे वो हाथी किराए पे देते थे। तो उसमें यह था कि बंदर बहुत थे वहाँ पे और जाली लगी हुई थी सेन में। तो वहाँ पे फिर ये था कि भैंस थी अब्बा जी के पास, एक घोड़ा था, भैंस ने सींग मार के घोड़े का पेट फाड़ दिया था। तो कोयले से बस चलती थी, सामने वो मंदिर था, पुजारी वो चला जाता था लंगोटी बांध के अंदर, वो निकलता, हम देखते पता नहीं किधर गया ये। तो वो सुबह बस लाले बैठ के चले जाते दिल्ली सौदा लेने। कोई हमने भी कोई चीज़ मंगानी होती है, अब्बा जी उसको पैसे देते कि यार ये ले आना। फिर ये मैं हिरन का शिकार भी खेलने गया, अब्बा जी के नवाब शूशकवास
नवाब थे, उनके साथ मैं टांगे में था, पहाड़ी पे मैं था, मुझे फायर की आवाज़ आ रही थी, हिरनों की धारें नज़र आ रही थी। तो फिर यह है कि वो 5 हिरन शिकार किए, 2 नवाब साहब ले गए, एक अब्बा जी ले आए थे। तो बड़ा अच्छा टाइम था। जब इंडिया या पाकिस्तान बन रहा था तो मैं, क्योंकि मुझे बचपन में खाला ने मुझे पाला, उनके पास ही ज़्यादा रहा, तो मैं उनके पास गया हुआ था। तो जब फसादात हो गए तो अब्बा जी, अम्मी और ये भाई आ गए लाहौर, और मैं खाला के पास रह गया। आप इंडिया में थे? इंडिया में मैं रह गया खाले के पास, मामू थे, नाना सब वहीं थे। तो वहाँ से फिर हमें शिफ्ट किया गया लाल किला दिल्ली। लाल किले के मुतालिक बताया जाता है सेम ऐसा ही है जैसा ये शाही किला है। मैंने ज़्यादा फिर के तो नहीं देखा, लेकिन यह कि इसी तरह इमारत थी बड़ी, तो उसमें वहाँ पे रखा गया ताकि कोई नुकसान न पहुँचे मुसलमानों को। ठीक है। वहाँ फिर कुछ दिन रहने के बाद फिर उन्होंने वो ट्रांसफ़र कर रहे थे, पाकिस्तान भेज रहे थे। रास्ते में ये था कि वो ट्रेनें कत्ल कर हो जाती थी। मुझे ये बताएं, जब वहाँ लोग इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे तो क्या कोई मखसूस लोग थे जिनकी कोई लिस्ट बनाई जाती थी, या मतलब जो भी जाना चाहता था? नहीं, वो अरेंज करते होंगे, लिस्ट बनाते होंगे ना, बारी बारी भेज रहे थे वो। ठीक है। तो हमें भी 4-5 दिन हफ्ता वहाँ रहे तो हमारी भी बारी आ गई। ठीक है। तो फिर यह है कि हमें वो कराची ले आए। कराची आके तो वो वहाँ पे तो रहायश तो नहीं थी, वो टेंट लगा दिए उन्होंने, वहीं पर वो खाने पीने का वही थे, कोई रोज़गार नहीं था, कुछ नहीं था, पानी भी नहीं था, एक नलका लगा हुआ था, उसमें हम पानी भरते थे लाइन में लग के। तो बड़ी हार्ड लाइफ देखी है उस वक्त। और मैं फिर घर वालों से का पता नहीं था कहाँ पर है घर। क्या मतलब, आप घर वालों के साथ वहाँ पर नहीं गए थे? वो तो नानके में था ना, मैं अपने नाना खाला के साथ। जब आप उनके साथ यहाँ पाकिस्तान में आ गए, कराची में आ गए, तो फिर उसके बाद मतलब पता नहीं था कि मेरे माँ बाप कहाँ पर हैं, पेरेंट्स का नहीं, हमें नहीं पता था एक दूसरे का। 1 साल के बाद फिर पता चला। तब तक आप खाला के साथ थे? वहीं रहे कराची में। 1 साल के बाद फिर यह है कि पता चला, वो मुझे लाहौर लेके आए, और ये ट्रेन यहाँ से लाहौर से शोरकोट 1 हफ्ते में जाती थी एक दफ़ा, 1 हफ्ते बाद ट्रेनें थी नहीं वहाँ पर। तो वो फिर मेरे चचा साइकिल पे मुझे लेके गए। कहाँ से? लाहौर से वारबटन 45 मील जो है मैंने साइकिल पे सफ़र किया। रेलवे लाइन की पटरी के साथ साथ हम जा रहे थे, जहाँ कोई नाला वगैरह आता तो वो उतर के और उसको साइकिल को दूसरी तरफ ले जाते थे। तो 2 बजे के करीब पहुँचे, अब्बा जी बैठे हुए थे, सारे इंतज़ार कर रहे थे। तो 1 साल के बाद जो है ना घर वालों से मुलाकात हुई। क्या महसूस किया तब जब एक छोटा सा बच्चा 1 साल बाद अपने वालिदैन से मिला? बहुत खुशी हुई, बेइंतहा खुशी हुई, और कि बहनें मिल गई हैं, वालिद मिल गए। तो बात यह है कि फिर वो जो है, मैं क्योंकि अकेला था, तो वालिद साहब ने भी आप जिदा हो रहे हैं वो सोच के, वो आपके जो उस वक्त के जज्बात थे कि बच्चा जब 1 साल बाद इन हालात में, कि जब पता चला कि हम इंडिया से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में रहने के बाद फिर 1 साल गुजारा और फिर वालिदा और वालिद मिले, बहन भाई मिले। इंडो पाकिस्तान का चीफ इंजीनियर एक था लाहौर में, या पुरानी नाल की उसका ऑफिस था, अब्बा जी आते थे। तो वालिद साहब आए तो उन्होंने रिपोर्ट किया और उनकी पोस्टिंग वारबटन हो गई थी। वारबटन फिर ये था, थोड़ी सी ज़मीन थी, 2 भैंसें थी घर में, घोड़ा टांगा था, कारें तो थी नहीं। तो वालिद साहब ने बड़ी के अकेला था मैं, बड़ी खुराक खिलाई उन्होंने। तो नौकरों को दूध पिला, हम वो प्रिटेंड करते थे कि सो गए, नहीं उठा के दूध पिलाओ, है नहीं, दवाई के तौर पे हम दूध पीते थे। फिर 9वीं 10वीं में आके शौक़ पैदा हुआ। फिर ये है कि तो यहाँ आने के बाद ये सब चीज़ें, एजुकेशन और ये मामलात आसान थे? एजुकेशन मेरी वारबटन में हुई है इब्तदाई। मैट्रिक मैंने वहाँ से 1959 में मैट्रिक किया। ठीक है। वालिद साहब की सर्विस सारी ज़िला शोबे पर की है। ठीक है। तो वो रिश्वत नहीं लेते थे, तो उन्होंने फिर ट्रांसफ़र कराया। ये सरकारी रिहाइशगाह थी ज़िलेदार की। ठीक है। जहाँ हम खड़े हुए हैं। अच्छा, ये उनको अलाट की गई थी? अलाट नहीं हुई थी, सरकारी रिहाइशगाह थी। फिर मैं कहेंगे बेटा मैं हॉस्टल का ख़र्च तुम्हें नहीं दे सकता, तो मैं साइकिल पे जाता था, बस में जाता था। तो उनको कहते नहीं थे, हमें
मोटरसाइकिल भी किसी किसी के पास होती थी। तो बात यह है कि फिर वो ग्रेजुएशन कर ली, कहेंगे मास्टर करो। मैंने कहा जी वो रिटायर होने वाले थे, मैंने कहा गुजारे कैसे होगा घर का, मैंने कि प्राइवेट कर लूँगा मैं। अच्छा अंकल, जो बताया जाता है कि 1947 में 1947 में जब आप हिजरत कर रहे थे इंडिया से पाकिस्तान, तो बड़े जुल्म तशद्दुद का सामना भी करना पड़ता था, कत्ल व गारत होती थी, खून की नदियाँ बहती थीं। आपने कुछ ऐसा देखा है? मैंने ये देखा कि जिस कोठी में हम ठहरे हुए थे ना, किले से जाने से पहले शुरू में ही, तो वो एक बुज़ुर्ग थे मौलवी साहब, वो भागते हुए दौड़ते हुए आए, सांस चढ़ा हुआ था। वो अंदर हो गए तो उन्हें क्या हुआ, कहने लगे वो सिख मेरे पीछे लगा हुआ था मारने के लिए मुझे। क्यों मारना चाहता था? कि मुसलमान है ये। सिखों, हिंदू बड़ी चालाक कौम है, हिंदुओं ने सिखों को आगे कर दिया था और सिखों ने ही कत्लेआम किया है मुसलमानों का। फिर यह था कि जब पता चला कि मुसलमानों की गाड़ियाँ कत्ल हो रही हैं, रास्ते में काफ़िले लुट रहे हैं, फिर यहाँ भी फिर उनको मारना शुरू किया। कायदे आज़म ने पटेल को कहा था कि आप हमारे साथ मिल जाएं, आपका जो पंजाब का इलाका ये आप ले लें, पाकिस्तान बन जाएगा। लेकिन वो नहीं माने। कौन नहीं माने? पटेल? पटेल नहीं माने, पटेल नहीं माने। इस वजह से फिर यह है कि वो उन्होंने हिंदुओं को साथ दिया और हिंदुओं की तरफदारी करते हुए उन्होंने ये कत्लेआम किया, मुसलमानों का कत्लेआम किया। तो उसमें यह कि बहुत कीमती जानें ज़ाया हो गई। हमारे कुछ रिश्तेदार जो है वो इंडिया से नहीं आ सके, वो रास्ते में ही कत्ल हुए थे। अब्बा जी बता रहे थे कि फला 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 उनको शहीद कर दिया गया। कसूर क्या था जिनको कत्ल कर दिया गया? बस वो ये है कि मजहबी बुनियाद पे कि मुसलमान है ये, मुसलमान वो दुश्मन हो गए ना मुसलमानों के। जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत जो वहाँ रह गए हैं वो रह रहे हैं, जहाँ पे अकलियत में थे वो उनको शिफ्ट करना पड़ा, ज़्यादा से छोड़ के आ गए सब कुछ। वाले से भैंस किसी को दिया है, डबल बैरल गन थी BSA की, वो जमा करा दी, रेलवे साइकिल था वो दे दिया, घोड़ा किसी को दे दिया, सिर्फ एक बक्से में जहाज़ की सीटें निकाल दी थी, वो बताते हैं बक्सों के ऊपर बैठ के आए थे। मतलब जिस जहाज़ में वो आए पाकिस्तान कराची में, वो सीटें निकाल दी गई थी? कराची लाहौर आए थे वो वाले साहब। वाले साहब लाहौर आए? हाँ जी। आपको कराची लेकर गए थे? हम तो बाई ट्रेन आए ना कराची, तो वाले साहब बताते हैं कि वो ट्रेन, अम्मी बताती थी कि वो बक्से में, हमारे जो बक्से टीन के बक्सा होता था उसके ऊपर बैठ के आए हैं, कोई सीट नहीं थी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। ये फसादात कितना अरसा चलते रहे? फसादात वो जो है 47 में जब हुआ तो वो जब तक शिफ्टिंग होती रही है उसमें जितना भी टाइम लगा ना उसमें ये होता रहा है। तो आइडिया कितना टाइम होगा? कोई 2 माह, 4 माह, साल, 1.5 साल, 2 साल? वो मेरा ख्याल ये है कि 1.5-2 माह ऐसे चलता रहा है। यहाँ से लोग जा रहे थे, वहाँ से आ रहे थे, दोनों तरफ से मतलब लोग आना जाना लगा हुआ था? जी हाँ, आ जा रहे थे। ठीक है। तो उसमें यह था कि फिर वो कैंपों में हमें रखा गया वहाँ पे काफ़ी, तो कोई रोज़गार नहीं था, कुछ नहीं था, बड़ी हार्ड लाइफ गुजारी। तो उसके बाद ये था कि फिर मैं घर वालों से मिल गया, एजुकेशन शुरू हो गई, पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर ये था कि हालात बेहतर हो गए। वालिद साहब क्योंकि इन सर्विस स्टेटस था एक जिलेदार का, तो फिर यह कि मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद ये था कि यहाँ पे बैंक में मैं आ गया था, तहसीलदार हुआ था वो, फिर मेरा नाम गवर्नर साहब ने काट दिया था। नायब तहसीलदार मुझे चेयरमैन ले सकते थे, वाले साहब ने कहा नहीं जाना। किस सन की बात? ये 67 की है। 67 की है। तो 65 में एक जंग लगी थी। हाँ जी, वो मैंने हिस्सा लिया था जंग में। जंग में भी हिस्सा लिया? जी, जंग में हिस्सा? मैं सिविल डिफेंस में था, सेक्टर। जंग की जो बात है ना जी, मैं इनको अंकल को ज़्यादा देर खड़ा नहीं रखना चाहता। जंग की जो बात है वो डिटेल में हम चाहते हैं कि हम बैठ के बात करें, तो फिर हम इनसे जंग डिस्कस करते हैं। प्लीज़ भाई मैं रिक्वेस्ट करूँगा चेयर्स ले आए। जब 1947 को
मुसलमान अलहदा हो गए, हिंदू अलहदा हो गए, मुल्क बन गए, सब कुछ हो गया। 65 में ऐसा क्या था, फिर क्या मसला हुआ, क्यों जंग हुई? 65 में वो तो अज़ल से दुश्मन है हिंदू हमारे। वो नहीं चाहते थे कि ये पाकिस्तान तरक्की करे, और वो जो है कश्मीर का मसला भी था हमारा, तो वो डोमिनेट करना चाह रहे थे पाकिस्तान को, इसलिए फिर वो जंग हुई और उसमें अल्लाह ताला ने फतह दी पाकिस्तान को। अयूब खां थे CNC उस वक्त, तो उनकी तकरीर बहुत ज़बरदस्त तकरीर की थी उन्होंने कहा था कि तुम्हें नहीं पता तुमने किस कौम को ललकारा है। तो जज्बा भी था कौम में। सिविल डिफेंस में ये 100 अदाकार थे हमारे यहाँ पे। आपने कहाँ से हिस्सा लिया, यहाँ से, लाहौर से या वारबडन से? लाहौर से 59 में मैं मैट्रिक करके यहाँ आ गया था। ठीक है। 59 से लेकर अब तक यहाँ पर हूँ। ठीक है। फिर वो सिविल डिफेंस में हिस्सा लिया और बड़ा जज्बा था। रात को हम पहरा देते थे, दिन में भी शिफ्ट चलती थी, रात को भी चलती थी, और कोई लाइट न जलाए। फिर हम जो है मोर्चों पे उनको राशन पहुँचाते थे, कोड वर्ड हमें मिल जाता था, हम उनको देते थे जाके। पार्टिसिपेट किया हमने 65 में। बल्कि मैं एक घर था उसके प्लाट था, वो खंदक खुदवा रहे थे, जहाज़ आया और इतनी तेज़ इनकी निगाह थी, उसने ब्रश मारा, थोड़ा सा वो एंगल करता तो हम सारे रज़ाकार, मैं हेलमेट हमने पहने हुए थे, यूनिफॉर्म में थे, तो हमारे से 3 फुट ऊपर दीवार पे फायर लगे, छापा लग गया। जैसे छाप देते ना, ऐसे था। तो अल्लाह ताला ने फिर ये कामयाबी दी उसमें। लेकिन ये था कंट्रोल सब हमारे पास था। टेलीफोन था, पुलिस हमारे अंडर आ गई थी, जो बड़े लाइसेंस हमने बनवा के दिए। किस चीज़ के? असले के, पिस्टल के, गन के, सब के। वो जिसका हम रिकमेंड करते वो लाइसेंस बन जाता था। बल्कि मैंने वो 4 सिपाही थे, आ रहे थे, तो अंधेरे में हमें नज़र आना शुरू था। मैंने उनको हॉल्ट किया, हैंड्स अप। मैंने कहते जा रहे जी, वो मैंने कहा अबाउट टर्न। कहीं कप्तान हमारे चौकी में, तो मैंने कहा अबाउट टर्न, क्विक मार्च। ले आया मैं। वो कप्तान जो है ना, ऐसे आधा चरपाई पे था, आधा नीचे था। उसकी आँख खुली, उसने देखा क्या, कहने जी हमें पकड़ के लिए हैं ये आप सिविल डिफेंस में? हाँ, कह रहे जी हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, हमारी कौम जाग रही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम मिस करते जा रहे हैं, वो ये है कि जो नौजवान 65 की जंग लड़ रहा था, एजुकेशन भी उसने कंप्लीट कर ली अपनी, और वह जॉब भी करने लग गया, उसकी शादी कब हो गई? शादी तो फिर जब उसका टाइम आया तो शादी जब हुई है। मेरी शादी हुई थी 70 में, 71 से पहले। 71 से पहले। यानी 71 की जंग लगने से 1 साल पहले आपने शादी कर ली, और फिर जंग लग जाती है। तब क्या हालात थे? जंग ये था कि बीवी घर से होती थी, हम रात को बाहर होते थे सारा दिन। वो नौजवान जो 65 में सिविल डिफेंस का एहलकार था और बड़ा एक्टिव था, जो नौजवानों को भी देखता था, 71 में क्या कर रहा था? वो तो फिर उसकी शादी हो गई, पाबंद हो गए। 71 में भी हमने हिस्सा लिया, भरपूर हिस्सा लिया। और उसमें एक रज़ाकार ने कहा जी वो लाइट जलाई हुई थी, मैंने उसे कहा लाइट बुझाओ, उसने मुझे गाली दी। सुबह बताया, मैं चल गया था। मैं कहा कर रही ये है जी घर। मैंने कहा नॉक करो। वो आया बाहर, मैंने ज़ोर से उसको थप्पड़ दिया। किसको? उस बंदे को। वो कौन था? यही रहता था। नहीं, वो भी कोई एहलकार था या कोई मुलाजिम था, कौन था? पता नहीं कौन था, हम भी जवान थे उस वक्त। तो वो मुझे ये था कि इसने अबे क्यों नहीं किया, लाइट नहीं जलानी चाहिए थी, उसमें नुकसान हो सकता है। तो वो बाहर आया, तो मैंने उसने ये नहीं कहा क्यों मुझे मारा है। मैंने कहा कि लाइट जलाओगे फिर? हालात ख़राब है। हाँ, हालात ख़राब है, लाइट जलाओगे? खामोश। अभी वो तो जब बूढ़ा हो गया, वो भी देखता मुझे, मैं भी उसे देखता। तो बाहर वो जवानी के दिन थे। तो ये था कि वो जज्बा था उस वक्त। 65 में तरक्याती मामलात कहाँ तक थे, 71 में कहाँ तक थे, और चलते चलते आज 2026 आ गया। क्या समझते हैं, क्या आपने इसको कितना बनता देखा? जो चाहते थे पाकिस्तान के हवाले से वो आज है? नहीं, वो नहीं है। पाकिस्तान जो है ना, जो होना चाहिए था वो नहीं है। उसकी कई वजह हो सकती है कि हमें सिंसियर लीडरशिप नहीं मिली, और ये है कि मुल्क के लिए किसी ने नहीं सोचा, अपने लिए हम सोचते रहे।
मुल्क के लिए नहीं सोचते। कायदे आज़म से कभी मुलाकात हुई हो, देखा हो? कायदे आज़म को मैंने, उनकी जब डेथ हुई है उस वक्त मैंने उनको देखा। मैं कराची में था, उनकी डेड बॉडी जब आई है ज़ियारत से लेके आए तो कोई चीज़ नहीं थी सड़कों पे, कोई चीज़। हम पैदल जा रहे थे और आखिर हमें एक गधा गाड़ी पे बैठना पड़ा। तो कायदे आज़म की वो डेड बॉडी को लेके जा रहे थे उस वक्त, वो कहा था। तो कायदे आज़म का भी कहते हैं कि उनको वो फैसिलिटी नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। उस कायदे आज़म को जिसने आपके लिए अलहदा मुल्क बनाने की कोशिश की और बना कर दिया, और मुसलमानों के लिए, और लास्ट में आप क्या बता रहे हैं कि उनको वो चीज़ें सहूलत मैसर नहीं हुई गई जो कि उनको मिलनी चाहिए थी। किसको जिम्मेदार समझते हैं? जो रूलिंग पार्टी थी, जो भी थे उस वक्त, उनको वो मेडिकल एड जो भी है। फिर ये था कि जब उनको ला रहे थे उनको एम्बुलेंस ख़राब दे दी जो कि पहुंच ही नहीं सकती थी। वो ख़राब एम्बुलेंस हो गई, 2 घंटे एम्बुलेंस में पड़े रहे, दूसरी एम्बुलेंस नहीं उनको लेने के लिए आई और एक्सपायर हो गए। तो ये है कि मुल्क अगर वो कुछ देर और ज़िंदा रहते, कायदे ने कहा था कि मेरे जेब में सब खोटे पैसे हैं। ये तो आपने सुना होगा, कायदे ने कहा था मेरे खोटे पैसे मेरे पास सब। ये होता है, अपनी क्लास आगे आ जाती है, जो सिंसियर वर्कर होते हैं वो पीछे चले जाते हैं। हर पार्टी में ये होता है, उस वक्त भी यही हुआ है। तो उसमें यह है कि अगर हम जमहूरियत को पनपने देते और थोड़ा सा जमहूरी चलती है तो फिर कोई ना कोई कू हो जाता है। मैं आपको छत पे इसीलिए लेके आऊँ कि मैं आपको कुछ दिखा सकूँ। जी क्या दिखा सकते हैं आप मुझे? ये देखिए बादशाह मस्जिद के मीनार आपको नज़र आएंगे यहाँ से, ज़रा हैजी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। सामने जो है वो गुंबद नजर आ रहा है, शायद हाँ। पता नहीं मेरे कैमरे की। हाँ जी। उसके दरमियान में सेंटर में अगर देखा जाए तो मीनार पाकिस्तान भी है। मीनार पाकिस्तान भी नज़र आएगा आपको, ठीक है। मैं नहीं जानता कि मेरा कैमरामैन मेरे कैमरा जो है वो इस वक्त आपको दिखा सकता है कि नहीं। ये हम यहाँ से जो है रास्ते में दरिया भी है, दरिया रावी है, और दरिया रावी के बाद जो है वो आगे आबादी, और उसमें से हम धुंधला सा हमें जो है ना वो बादशाही मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे हैं, मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है, और ये करीब दरिया है। तो रिंग रोड जा रहा है ये एयरपोर्ट को, रात को लाइटें जो है ना वो आपको नज़र आएंगी सारी। दरिया भी ये जो है इधर से आ रहा है, इधर से। तो अंकल यहाँ छत पे आकर आपको वो पुराना पाकिस्तान याद आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। क्या क्या मतलब इसमें क्या याद करने वाली चीज़ है इसमें? उसमें ये था कि वो जो है ना वो सुकून था उस वक्त, बहुत सुकून था। सुबह यहाँ से टांगे चले जाते थे, हू का आलम होता था। आपका वंडाला रोड जो है कुछ नहीं था वहाँ पे। अब्बा जी का एक पटवारी रहता था, वो गोश्त यहाँ से लेके जाता था। तो अब ये है कि हर चीज़ वहाँ मिल रही है आपको। हर 2026 में पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की? तरक्की की है, पाकिस्तान ने तरक्की की है। उसमें यह है कि उससे पहले ऑरेंज ट्रेन बनी है, मेट्रो बनी है, लोगों को सहूलियत मिली है। अंकल आपने 2 जंगें देखी, आपने 1965 की जंग देखी, 1971 की जंग देखी। जदीद दौर में हमने 2025 में हमारी जो कह सकते हैं कि जो नौजवान जो इस उम्र के हैं उन्होंने इंडिया को जवाब देते हुए देखा। उन्होंने जो उनका वो अभिनंदन था उसको चाय पिलाकर भेजा, और उसके बाद 1 मिनट में उनके त्यारे 6 गिराए। ये इस दौर में इस जो जनरेशन है उसने देखा। तो मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ये वाली जो अगर 1971 में ये सारी आपके पास सहूलियात होती तो आप जवाब दे सकते थे? जी बिल्कुल, बिल्कुल दे सकते थे। अंकल शमीम अहमद हमारे साथ मौजूद थे, और इन्होंने पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक के पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो बताइए। 65 में किस तरह इन्होंने जंग में हिस्सा लिया, 71 में क्या हुआ, 2025 का भी वाक़या डिस्कस किया गया, और लास्ट में उन्होंने पैगाम मैसेज ये दिया कि ये मुल्क हमने कुर्बानियों से हासिल किया है। खून की नदियाँ बहाई गई हैं, खून बहता हुआ देखा है, अपने को कुर्बान होते हुए देखा है। और जब इन जैसे लोग ये दोबारा से इस तरह से हुल्लड़बाजी होते हुए देखेंगे, ये जो आज जश्न आज़ादी हम बाजे बजाकर हम मना रहे हैं और हुल्लड़बाजी करके मना रहे हैं, बाइकों के साइलेंसर निकाल के शोर शराबा करके हम मनाते हैं, तो शायद
ये उनकी रूह को तकलीफ पहुंचाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान ने सिखों को अपनी फौज में हिस्सा दिया, मुकाम दिया, एहतराम दिया। ये पाकिस्तानी है, ये आज का पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।